हाँ जी दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना प्यारा सा कॉन्सेप्ट। कौन सा सेक्शन नंबर 8 ऑफ CGST एक्ट 2017। इसमें सेक्शन नंबर 8 दो चीज़ को कंसिडर करता है। एक कंपोजिट सप्लाई और एक मिक्स्ड सप्लाई। सबसे पहले समझो ये कॉन्सेप्ट लाने के पीछे लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था। लेट्स से एग्जांपल, मान लो एक राम नाम का एक व्यक्ति एक दुकान खुला हुआ है। किस चीज़ का? मोबाइल का शॉप खुला हुआ है। ठीक, एक कस्टमर है, श्याम क्या है, कस्टमर। वो गया राम के पास। कहाँ गया? वो गया राम के पास और बोला कि भाई मुझे एक फ़ोन चाहिए। मान लो इस फ़ोन का कीमत 10,000 है। श्याम गया राम के पास, कहा कि मुझे एक फ़ोन चाहिए। राम दुकान से निकाला और फ़ोन श्याम को दे दिया। कीमत क्या बोला? 10,000। उस फ़ोन के अंदर कई सारे एसेसरीज हैं। मान लेते हैं तो उसमें बैटरी है। बैटरी पर आज GST का रेट, बैटरी है उस पर जो GST का रेट है, बैटरी पर GST का जो रेट है वो 28% है, मान लेते हैं। और फ़ोन पर GST का रेट 18% है। क्या है? 18% है। बैटरी का GST का रेट मान लेते हैं कि वो 28% है और फ़ोन का GST रेट कितना? आज के डेट में 18% है। ठीक, जब श्याम गया राम के पास में फ़ोन खरीदने, राम ने इनवॉइस बनाया, बिलिंग किया, राम से लिखा वो टैक्सेबल वैल्यू 10,000। अब उस पर क्या किया? GST लगाना शुरू किया। जब राम उस पर जैसे GST चार्ज करना शुरू किया, वो कंफ्यूज हो गया कि इस फ़ोन के अंदर में बैटरी तो इनबिल्ट है और बैटरी का सेपरेट वैल्यू तो हमें नहीं है पता है। पूरे फ़ोन का कीमत 10,000 है। उसमें ये हमें नहीं पता कि उसमें से केवल बैटरी का कीमत क्या है। अब राम हो गया टेंशन में कि जो रेट अब GST का लगाए, 18% लगाए या 28% लगाए, कौन सा लगाए? बैटरी वाला लगाए या फ़ोन वाला लगाए?
इसी चीज़ को हमारे लॉ मेकर ने क्लैरिफाई किया और कहा कि कोई भी सप्लाई, कैसा सप्लाई, कितना, जहाँ टू और मोर सप्लाई हो, दो और उससे अधिक सप्लाई हो, क्या, टू और मोर सप्लाई हो, जो कि नेचुरली बंडल्ड हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, और एक जिसमें से कि प्रिंसिपल सप्लाई हो, उसको कहेंगे कंपोजिट सप्लाई। नहीं समझे? क्या कहेंगे? कंपोजिट सप्लाई। जब दो या दो से अधिक सप्लाई करते हैं, जब दो या दो से अधिक हो सप्लाई ऑफ द गुड्स या द सर्विसेज इन एनी कॉम्बिनेशन, या तो दो या उससे अधिक सप्लाई ऑफ द गुड्स केवल हो, या फिर द केवल द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज हो, या फिर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ द सर्विसेज दोनों हो। जब दोनों सप्लाई करते हैं तो, और दोनों सप्लाई और उससे जो उस अगर ज़्यादा है तो सारे के सारे सप्लाई नेचुरली बंडल्ड हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, और उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई हो, तो उसे कहेंगे कंपोजिट सप्लाई। क्या? कंपोजिट सप्लाई। अब इसमें से दो तीन हमने टेक्निकल टर्म बोला। फर्स्ट क्या था? एक क्या है? दो या दो से ज़्यादा सप्लाई हो, दो या दो से ज़्यादा सप्लाई हो, दो दो या उससे ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई हो, या गुड्स का हो या सर्विसेज को हो, या किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, जो क्या हो, नेचुरली बंडल्ड हो इन द इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, और उसमें से एक क्या हो, प्रिंसिपल सप्लाई है, वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट सप्लाई। जो सप्लायर्स को रेट आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, उसी डिफ़िकल्टी को मिटिगेट करने के लिए सरकार, हमारे लॉ मेकर ने एक सेक्शन लाया, सेक्शन नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। तो जहाँ ये राम को, जिस एग्जाम्पल में जहाँ राम को ये दिक्कत, टेंशन हो रही थी कि कौन सा रेट अप्लाई करेंगे, 28% या 18%, इसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, इसी राम के टेंशन्स को दूर करने के लिए हमारे लॉ मेकर ने लेकर आया सेक्शन नंबर 8। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 8 ऑफ CGST एक्ट 2017। अब इसमें से हमें समझना है कि नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता क्या है। इसका मतलब नेचुरली बंडल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, क्या जी? नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब जब मार्केट में मैक्सिमम सप्लायर या रेसिपिएंट्स, लार्ज नंबर ऑफ द सप्लायर या द रेसिपिएंट्स एक्सपेक्ट करता है कि जो वो ही कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स का है, सर्विसेज का हो, मार्केट में हमें मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं? नेचुरली बंडल इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। परसेप्शंस ऑफ कंज्यूमर और द सर्विस रेसिपिएंट
जब रिसिपिएंट का और कंज्यूमर का परसेप्शन ही ऐसा बन जाए कि जो सर्विसेज हम ले रहे हैं, जो सप्लाई हम ले रहे हैं, या फिर जो भी सप्लाई ऑफ द गुड्स जो हम ले रहे हैं, वो एक अकेला सप्लाई नहीं होगा, मुझे बंडल में मिलेगा, दो या उससे अधिक मिलेगा ही मिलेगा। जब लार्ज नंबर ऑफ द कंज्यूमर का या फिर द रिसिपिएंट का ये परसेप्शन बन जाए, या फिर जैसे मोबाइल फ़ोन इज ऑलवेज सोल्ड विद अ बैटरी। जब हम फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हमारा ये ऑटोमेटिक हमारा परसेप्शन बन जाता है कि जब फ़ोन खरीदेंगे तो साथ में बैटरी मिलेगा ही मिलेगा। तो जो फ़ोन वो दिया और बैटरी दिया तो हमारा परसेप्शन बन गया कि ये दोनों सब गुड्स साथ में मिलेगा। या फिर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल ऑफ द सर्विसेज। मतलब जो इंडस्ट्री में मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो बंडल में ही दे रहा है, ऐसा नहीं कि अकेले दे रहा है। जैसे कैटरिंग का सर्विसेज जो दिया जाता है एयरपोर्ट, कैटरिंग ऑन बोर्ड एज सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई एयरलाइन के द्वारा वहाँ पर कैटरिंग का सर्विसेज भी दिया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये मैक्सिमम एयरलाइंस करती है, लगभग सारे एयरलाइंस ये फैसिलिटी, कैटरिंग का भी फैसिलिटी देती है और ट्रांसपोर्टेशन का भी फैसिलिटी देती है। तो इंडस्ट्री में जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स बंडल ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में वो बंडल कवर हो जाएगा। या फिर क्या है, नेचर ऑफ द वेरियस सर्विस इन बंडल ऑफ द सर्विसेज। उस सर्विसेज का नेचर ही ऐसा है कि जब भी सर्विस प्रोवाइड होगा तो बंडल में ही दिया जाएगा, अकेला वो सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो सर्विस का क्या वो नेचर ही सब कुछ ऐसा ही है। जैसे क्या है, एग्जांपल मान लेते हैं, सर्विस ऑफ स्टे इन होटल इज ऑफ्टन कंबाइंड विद द प्रोविजन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। जब मतलब ये हमेशा होता है, जनरली होते रहता है कि जब हम किसी होटल में जाते हैं ब्रेकफास्ट और डिनर वो प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट उसी में इंक्लूड करके हमसे चार्ज कर लेता है। तो जो ब्रेकफास्ट का सर्विसेज, डिनर का सर्विसेज दे रहा है और जो हमें रेसिडेंशियल सर्विसेज दे रहा है, सारे ये क्या हो गया, एक बंडल ऑफ द सर्विसेज है, ये सारे कॉम्बिनेशन है। तो ये प्रैक्टिस चलते आ रहा है इंडस्ट्री का। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में कि जो इंडस्ट्री में नॉर्मली डे टू डे मेजॉरिटी ऑफ द रिसिपिएंट या मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो प्रैक्टिसेस में चल रहा है उसी को क्या बोलेंगे, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। देखो कुछ इंडिकेटर है, जैसे देखो कुछ जैसे इंडिकेटर है, सिंगल प्राइस या कस्टमर पे द सेम अमाउंट और नो मैटर हाउ मच ऑफ द पैकेज एक्चुअली रिसीवर। कोई एक बंडल चीज़ है उसका सेम ही प्राइस हम पेमेंट करते हैं, एक पैकेज की तरह लेते हैं। या फिर कोई भी कंपनी एक इंडस्ट्री एडवर्टाइज करता है जब पैकेज के रूप में, कोई सामान होता है वो अकेला मिलेगा ही नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटीग्रल और वन ओवरऑल सब सप्लाई, एक दूसरे पर क्या है जी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो ये सब क्या होते हैं, जब एक दूसरे सिंपल समझो, जब एक सप्लाई दूसरे सप्लाई से इंटीग्रेटेड है, मार्केट में नहीं संभव है या मार्केट का प्रैक्टिस है कि दोनों सप्लाई साथ में होता है, तब वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जब मार्केट का कोई भी प्रैक्टिस हो कि जो मार्केट का जब प्रैक्टिस हो कि जो सप्लाई है एक के बिना दूसरा सप्लाई नहीं हो सकता है, दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट सप्लाई हो। और जहाँ कंपोजिट सप्लाई होगा तो एक होगा प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा, मतलब जो मेन एलिमेंट होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन विद अ बैटरी जो ट्रांसफर
सप्लाई हो रहा है, तो उसमें मेन एलिमेंट क्या होता है, मोबाइल फ़ोन या बैटरी। मोबाइल फ़ोन लिए तब उसी के साथ हमें बैटरी भी मिला, हमने बैटरी तो खरीदने नहीं गया, हमने खरीदने क्या गया, मोबाइल फ़ोन। तो हमारा प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब हो गया, कंपोजिट सप्लाई का मतलब हो गया कि कोई भी सप्लाई जिसमें से दोनों सप्लाई एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। मार्केट का यह प्रैक्टिस हो कि एक अकेला एक्सेप्शंस के छोड़ दिया जाए, तो ट्रेडिशनली जनरली वो अकेला सप्लाई नहीं होता है। जैसे अगर मान लो अगर बैटरी हम बंडल में खरीदेंगे, अगर हमको होलसेल में ख़रीदना है तो हम मोबाइल फ़ोन के साथ में अकेले अकेले बैटरी केबल खरीदेंगे, तो उस चीज़ों को छोड़ दो। नॉर्मली जो मार्केट का प्रैक्टिस है कि जब भी हम फ़ोन खरीदते हैं तो साथ में हमें बैटरी भी मिलता है। जैसे एक देखो एग्जांपल, ये 5 स्टार होटल को बुक किया कोई फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द 100 डेलीगेट्स के लिए, डेलीगेट्स कहेगा तो उसको एकोमोडेशंस कोई फैसिलिटी होटल में मिलेगा, ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी देगा। तो होटल वाले हमें कई सारे फैसिलिटी दे रहे हैं, टी कॉफ़ी देंगे, एक्सेस टू फिटनेस जिम वगैरह की भी फैसिलिटी दे रहा है, कॉन्फ्रेंस रूम दे रहा है, बिजनेस सेंटर भी हमें दे रहा है। तो काफ़ी सारी ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये मार्केट का प्रैक्टिसेस है कि जहाँ पर हम होटल लेने जाते हैं, जहाँ पर हम ये होटल की बुकिंग करने जाते हैं, तो ये सारे फैसिलिटी वो देता है। ये मार्केट का प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन चलते आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कंपोजिट सप्लाई कहेगा। क्या कहलाएगा, ये कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा। ऐसे क्या है, पुष्पक मैन्युफैक्चरर्स इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट्स पैक्ड इन डिजाइन बॉक्सेस एट चीकू लिमिटेड आउटलेट्स। Further, manufacturer would also get them insured during the transit. In this case, supply of goods, packing material, transport, insurance in composite hair supply goods. देखो, जब एक रेडीमेड शर्ट पैक करके बेच रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका इंश्योरेंस होगा, उसका पैकिंग करके ही बेचेगा। तो जो सारे सप्लाई होते हैं सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम जो पैकिंग का सप्लाई हम अलग ही कर देंगे, केवल शर्ट खुले शर्ट उसको बेचेंगे बिना पैकिंग का बेचेंगे, या ऐसा नहीं कि उस बिना ट्रांसपोर्टेशन के देंगे। तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज है कि उसका डिजाइनिंग का, उसका पैकिंग का, और फुट शर्ट की जो सप्लाई होगा, वो सारे जो सप्लाई होता है सब क्या है जी, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, रिलेटेड है। अब इस इंटीग्रेटेड सप्लाई में हमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट सप्लाई करें, इसमें से मेन सप्लाई कौन हुआ, तो मेन सप्लाई हमारा क्या हो गया, शर्ट हो गया। तो जो शर्ट हो गया मेन सप्लाई, वो कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल सप्लाई। और जहाँ कंपोजिट सप्लाई होगा उसमें से जो टैक्स का रेट लगेगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही हमारा क्या होगा जी, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसी का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू पे। कौन सा, कंपोजिट सप्लाई में कंपोजिट सप्लाई में जैसे ही हम जब जहाँ दो या दो से अधिक सप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस सप्लाई वेदर इट इज़ ए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। जब दो या दो से अधिक सप्लाई जहाँ होगी, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है या फिर द मिक्स्ड सप्लाई है। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं ये जो सप्लाई हो रहा है ये मार्केट का प्रैक्टिसेस है कि दोनों सप्लाई दोनों में साथ में होता है, या फिर जो मैक्सिमम जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ये बंडल में ही करता है, साथ में ही करता है। तो जब ये आइडेंटिफाई हमारा हो गया तो ये कहलाएगा हमारा क्या, कंपोजिट सप्लाई। जब कंपोजिट सप्लाई हमने आइडेंटिफाई किया, तब हमारा सोच में आता है कि अच्छा कंपोजिट सप्लाई तो ठीक है कि जब दो या दो से ज़्यादा जो सप्लाई हुआ ये कंपोजिट सप्लाई हुआ, लेकिन रेट कौन सा लग गया, तो कंपोजिट सप्लाई के केसेस में हमेशा रेट किसका लगता है, प्रिंसिपल सप्लाई का। किसका, प्रिंसिपल सप्लाई का। तो जैसे कि शर्ट वाला के केसेस में जो हमने शर्ट का एग्जांपल लिया था, उसमें हमारा प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गया, हमारा शर्ट हो जाएगा। तो जो जीएसटी रेट जो शर्ट पर लगेगा वही जीएसटी रेट पूरे टैक्सेबल वैल्यू पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने किया था
मोबाइल फ़ोन परचेज किया था तो बैटरी का पर जीएसटी कितना था 28%, फ़ोन पर जीएसटी रेट कितना था 18%। तो यहाँ पर हमारा पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपोजिट सप्लाई है या नहीं। जब हमको पता चलेगा कि हाँ जी ये कंपोजिट सप्लाई है, तो इसमें फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन है। तो प्रिंसिपल सप्लाई भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ हमारा फ़ोन क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है। तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट क्या है फ़ोन का 18%। तो ये 10,000 पर कितना का रेट लग जाएगा 18% का, कितना 18% का रेट लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर है राठी कंप्यूटर सप्लाई द लैपटॉप्स। राठी क्या कर रहा है जी, लैपटॉप सप्लाई करता है जिसका कीमत कितना है 52,000 रुपया। बैग का कीमत कितना है 3,000 रुपया। जैसे क्या है, मान लो एक राठी नाम का है सप्लायर्स है, क्या है सप्लायर्स है। ये बेचा, क्या बेचा, लैपटॉप बेचा। किसको, किसी, सपोज मान लेते हैं ये बी को ये लैपटॉप बेचा, लैपटॉप बेचा। लैपटॉप दिया किसमें, एक बैग के साथ में, एक लैपटॉप के साथ एक इसको प्लस बैग भी दिया। लैपटॉप का कीमत था 52,000 और बैग का कीमत था 3,000 रुपया। टोटल 55,000 रुपया में दे दिया। जीएसटी रेट लैपटॉप पर मान लो 18% और बैग पर 28% था ये हमारा जीएसटी का रेट। जब राठी बिलिंग करेगा तो 22 कितना 50,000, सॉरी 55,000। अब राठी आइडेंटिफाई क्या करेगा कि सप्लाई हम तो कर रहे हैं, एक दो या दो से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है कि नहीं, 10 ज़रूर हो रहा है। एक लैपटॉप सप्लाई कर रहे हैं, एक लैपटॉप सप्लाई कर रहे हैं और एक बैग सप्लाई कर रहे हैं। तो दो या दो से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 सप्लाई इंक्लूड है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि क्या ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस होता है। हाँ जी, ये मार्केट का प्रैक्टिस है कि जो भी लैपटॉप बेचता है, जो भी दुकानदार लैपटॉप बेचता है, साथ में क्या देता है, एक बैग भी देता है। मार्केट का प्रैक्टिस है। तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, यह है कि लैपटॉप के साथ साथ एक बैग भी सारे दुकानदार देता है। दूसरा कंडीशन हमारा फिलफिल हो गया। जब उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमने दुकानदार के पास खरीदने क्या गया था, बैग या लैपटॉप के साथ बैग मिला है या बैग के साथ लैपटॉप मिला है। हमने लैपटॉप खरीदा है तब बैग मिला है या फिर बैग खरीदा है तब लैपटॉप मिला है। हमने दुकान में गया था क्या, लैपटॉप खरीदने या बैग खरीदने। श्याम दुकान में गया था लैपटॉप खरीदने और लैपटॉप खरीदा तब दुकानदार ने उसको एक बैग दिया। नहीं कि वो बैग खरीदने गया था और बैग के साथ उसे लैपटॉप मिला, नहीं, वो खरीदने गया था लैपटॉप। मेन एलिमेंट इसमें क्या है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है हमारा, लैपटॉप है। क्या है, लैपटॉप है और लैपटॉप के साथ हमें क्या मिला, बैग। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या कहलाएगा, लैपटॉप। और जो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसी का रेट यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा इन द केस ऑफ द कंपोजिट सप्लाई। कितना है 18%, तो 55,000 प्लस 18% हो जाएगा हमारा टैक्स का वैल्यू। नहीं समझे, देखो कुछ सीबीआईसी ने इंडस्ट्री का कुछ इशू था उसको क्लेरिफाई किया है। जैसे एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री इशू,
कि उसको हम सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे या सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। ये इंडस्ट्री का कुछ इशू था, उस इशू को CBIC ने क्लैरिफाई किया एक नोटिफिकेशंस के तहत। पहले एक प्रिंटिंग स्टेशनरी में क्या होता है, प्रिंटिंग के केसेस में क्या है, जैसे ये राम नाम का एक क्या है जी दुकान दिया हुआ है किसका, प्रिंट मशीन का, प्रिंट मशीन का दुकान दिया है। एक श्याम है, श्याम है इसका कस्टमर, इसके पास गया, वो राम के पास जाता है और कहता है कि देख भाई हम बुक एक डाउनलोड करके रखे हैं वो फ़ोन में, 100 पेज का है, इसको तो प्रिंट करके मुझे दे दे। क्या प्रिंट करके दे दे। अब सोचो, राम एक प्रिंटिंग मशीन का दुकान खुला हुआ है, श्याम के पास कोई बुक है 100 पेज का डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखा है, वो राम के पास जाता है और कहता है कि देख राम 100 पेज का ये मेरा PDF है, इसे तुम प्रिंट करके मुझे दे दो। राम जब प्रिंट करेगा तो पेपर देगा, राम इसको क्या देगा, राम पेपर देगा श्याम को, तो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री का ये कन्फ्यूजन था, इंडस्ट्री में ये कन्फ्यूजन था कि राम जो दे रहा है पेपर जो दिया, ये प्रिंटिंग का सर्विसेज दिया है या फिर द गुड्स प्रोवाइड किया। यहाँ सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा या सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा, ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था। वही CBIC ने कन्फ्यूजन्स को दूर किया एक नोटिफिकेशंस के तहत कि देखो कंटेंट किसका था, श्याम का। श्याम PDF अपना डाउनलोड करके रखा हुआ था फ़ोन में, श्याम सीधा गया PDF दिया कि देख राम ये PDF तू रख, PDF ले और इसको प्रिंट करके मुझे दे दे। कंटेंट श्याम का था, राम केवल उसको प्रिंट किया और दे दिया। मतलब राम क्या किया, प्रिंट किया और एक पेपर सप्लाई खाली कर दिया। ये हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स, खाली प्रिंट करके पेपर सप्लाई कर दिया। जब कंटेंट रिसिपिएंट के पास हो, प्रिंटिंग के केस में जब कंटेंट रिसिपिएंट के पास हो, प्रिंटिंग के केस में जब कंटेंट रिसिपिएंट के पास हो तो वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा। और जब कंटेंट खुद सॉरी सर एक मिनट, जब कंटेंट रिसिपिएंट के पास हो, जब कंटेंट रिसिपिएंट के पास हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। जब कंटेंट हमारे पास है ही तो खाली तो प्रिंटिंग का सर्विसेज दे रहा है। तो जब कंटेंट रेसिपिएंट के पास हो तो वो केवल क्या कहलाएगा जी, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। वो प्रिंटिंग का सर्विसेज क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। लेकिन कंटेंट खुद वो डिजाइन करके खुद जब प्रिंटर दे थी, प्रिंटिंग मशीन वाला दे, सप्लायर्स दे, तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। जैसे हम उसको डिज़ाइन बता दिए कि देख भाई एक हमें इन्वेलॉप बनवाना है, इस डिज़ाइन का इन्वेलॉप बनवाना है। ऐसे इस केसेस में श्याम गया और कहता है कि देख भाई इस डिज़ाइन का, डिज़ाइन श्याम बताया, बोला कि देख राम तो इस डिज़ाइन का एक इन्वेलॉप मुझे बना के दे दे। राम ने डिज़ाइन तैयार भी किया और डिज़ाइन करके इन्वेलॉप बना के दे दिया श्याम को। तो जब डिज़ाइन ही बना दिया ये राम, तो ये क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा।
तो कंटेंट जब कंटेंट खुद प्रिंटिंग मशीन वाला दे रहा है, जब सप्लायर्स दे रहा है तो वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा। जब कंटेंट रिसिपिएंट का होगा तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। दूसरा क्या था, दूसरा क्लैरिफिकेशन किसी से का, फूड सप्लाइड बाय द पेशेंट्स होता क्या है, जो हॉस्पिटल में पेशेंट डॉक्टर के कहने पर जो फूड पेशेंट को दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट हो जाता है। जैसे हेल्थ केयर का सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड किया, जैसे हॉस्पिटल है, पेशेंट गया तो हेल्थ केयर का सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो डॉक्टर उसको बोला पेशेंट को कि देखो, पेशेंट को कुछ खाने को एडवाइस किया, तो जो उसको भोजन दिया गया पेशेंट को वो भी एक उसी सप्लाई का, हेल्थ केयर सप्लाई का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो वो सारा क्या है, एक कंपोजिट सप्लाई हो गया। लेकिन जो अटेंडेंट को भोजन दिया जाता है वो उसका पार्ट नहीं होता है कंपोजिट का, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं होता है, वो डॉक्टर एडवाइस नहीं करता है, वो लोग इंडिपेंडेंट सप्लाई होता है, तो वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं कहलाता है। एक है एक्टिविटी ऑफ बस बिल्डिंग। देखो, बस बिल्डिंग के केसेस में रिपेयरिंग के जो होता है, रिपेयरिंग होता है, यहाँ दो चीज़, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है। क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज। जैसे बस किसी खराब हो गया, व्हीकल ख़राब हो गया, जब व्हीकल ख़राब होगा तो कुछ पार्ट्स पुर्जा भी दुकानदार लगाएगा, प्लस में उसको मशीनरी का भी काम कर रहा है, तो गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है, ये सब। और तब ये क्या कहलाएगा जी, कंपोजिट सप्लाई करेगा। हाँ, इसमें ये कंपोजिट सप्लाई हो गया, लेकिन ये सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। प्रीडोमिनेंट जो हमारा नेचर होगा, तो प्रिंसिपल सप्लाई या तो सप्लाई ऑफ द गुड्स है कि सर्विसेज है, ये केस टू केस क्या करेगा, वैरी करेगा। मान लेते हैं कि अगर हम किसी शॉपकीपर के पास गए, वो केवल मशीनरी का अथी है, व्हीकल बनाता है, केवल पार्ट्स पुर्जा वो बेचता नहीं है, थोड़ा बहुत पार्ट्स पुर्जा वो रखता है, तो छोटा छोटा कोई एक आध पार्ट पुर्जा अगर ख़राब हो गया तो उसको वो लगा दिया, तो लेकिन मेन सप्लाई क्या हुआ, सर्विसेज का। लेकिन किसी दुकान में हम गए, जो बड़े बड़े सामान कुछ उसका व्हीकल का टूट गया, अगर व्हीकल का कोई सामान टूट गया तो वो हम गए कहाँ, दुकानदार के पास। इसको बेहतर एग्जाम्पल से बताते हैं, देखो नहीं समझेगा। जैसे यहाँ पर एक शॉप है, हमारा व्हीकल का एक ब्रेक खराब हो गया, ब्रेक सपोज जो हो गया, कोई पार्ट्स था टूट गया, ये शॉप के पास गए, पार्ट्स को हम चेंज करवाने। हम गए शॉप के पास किस लिए, कुछ ऐसा शॉप के पास गए जो हमारा पार्ट्स ही चेंज कर दे। उस शॉप क्या करता है, ये पार्ट्स बेचता है, तो इसका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स क्या है, गुड्स को बेचना, ये पार्ट्स बेचना इसका मेन सप्लाई है। हाँ, लेकिन ये क्या करता है, एक एडिशनल सर्विसेज ये कस्टमर को प्रोवाइड करता है कि जिसको हम ये पार्ट्स बेचेंगे उसको हम क्या जी, उसको रिपेयर भी करवा देंगे, उसको हम सेट कर देंगे। तो सप्लाई तो दोनों कर रहा है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज भी कर रहा है, सप्लाई ऑफ द गुड्स भी कर रहा है। लेकिन इसका मेन एलिमेंट क्या है, इसका मेन काम क्या है, पार्ट्स बेचना। हम दुकानदार के पास गए थे क्या, पार्ट्स खरीदने। हाँ, वो एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर्स को सुविधा दे रहा है कि वो उसकी सर्विस वहीं पर उस पार्ट्स को फिट करवा दे रहा है। तो यहाँ मेन एलिमेंट क्या हमारा है, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर यहाँ पर शॉप, अगर हमारा व्हीकल ख़राब हो गया तो रिपेयरिंग के लिए हम इसके पास गए, तो इसका हम गए किस लिए, रिपेयरिंग के लिए। इसका मेन
काम क्या है, रिपेयर करना। हाँ, रिपेयर के सामान में छोटे छोटे कुछ सामान इसको ज़रूरत पड़ता है, छोटे छोटे कोई भी नट हो बोल्ट हो इसको ज़रूरत पड़ता है, तो वो भी वो लगाता है। तो यहाँ पर अपना तो एक रिपेयरिंग का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये रिपेयरिंग का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये रिपेयरिंग का। दूसरा वो नट और बोल्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, जो तो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज भी कर दे रहा है और सप्लाई ऑफ द गुड्स। लेकिन मेन इसका सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। मेन काम इसका रिपेयरिंग प्रोवाइड करना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। तो ये केस टू केस हमारा क्या करता है, वैरी करता है। उसी के तरह है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स के केस, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स के केसेस में जब टायर्स हम बदलवाने गए हैं, टायर खराब हो गया है, तो कभी वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज हो सकता है, कभी सप्लाई ऑफ द गुड्स हो सकता है। कभी हुआ क्या, सपोज अगर टायर हमारा ख़राब हो गया, पंचर हो गया, तो पंचर खाली वो पंचर बना दिया तो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। लेकिन यदि वो क्या किया, हमारा चक्का व्हीकल निकाल दिया, हमारा चक्का निकाला और कोई पुराना चक्का टायर वो लगा दिया, हमारा टायर निकाल के कोई पुराना टायर निकाल दिया लगा दिया, तो वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ द गुड्स कहला गया। फिर एक है सप्लाई ऑफ फूड्स, सप्लाई ऑफ फूड्स एंड बेवरेज एट सिनेमा हॉल टैक्सेबल एज ए रेस्टोरेंट सर्विसेज। देखो ये हमारा एक नोटिफिकेशंस आया हमारा, इसमें क्या होता है, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, कहाँ, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में, तो फूड और बेवरेज भी हमें मिलता है, फूड और बेवरेज भी वहाँ पर हमें मिलता है। तो जो हमारे जो टिकट, अगर हमारे टिकट में फूड का और बेवरेज का वैल्यू इंक्लूड होता है, तो वो हमारा क्या है, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाता है। क्या है जी, क्योंकि हम सप्लाई ऑफ द फूड भी हो रहा है, सप्लाई ऑफ द बेवरेज भी हो रहा है और सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, सिनेमा हॉल की भी सर्विसेज हो रहा है। लेकिन जब हम सिनेमा हॉल वाला सारे सर्विसेज देकर और टिकट के वैल्यू में ही, एंट्री टिकट में ही सारे सर्विसेज का वैल्यू इंक्लूड कर दे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। देखो कंपोजिट सप्लाई है वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज आर क्लब्ड टुगेदर, सच बंडल सप्लाईज satisfy the taste of composite supply or entire supply will attract the GST at the rate of applicable। मतलब अगर जो भी सिनेमा टिकट जो बेच रहा है, अगर फूड्स का और बेवरेज के वैल्यू उसी में इंक्लूड कर रहा है, टिकट के वैल्यू में है, एंट्री टिकट के वैल्यू में है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, मिक्स्ड सप्लाई है। मिक्स्ड सप्लाई कहता है मिक्स्ड सप्लाई जैसे क्या है, जब जहाँ हमने देखा कि जब दो या दो से ज़्यादा सप्लाई हो जो नेचुरली बंडल्ड हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो वो कंपोजिट सप्लाई करता है कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्या हुआ, मान लो ये राम है, ये एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, एक जो उसका एक ये दुकान, एक श्याम नाम का कस्टमर आया। कौन आया, श्याम नाम के कस्टमर आया। और ये किसी का जनरल स्टोर है, क्या है जी,
जनरल स्टोर है। इससे कई सारे आइटम लिया, बिस्कुट ले लिया, बिस्कुट ले लिया, मिक्सचर ले लिया, उससे सौंफ ले लिया, शैम्पू ले लिया, फेस वॉश ले लिया, फेस क्रीम ले लिया, स्प्रे ले लिया, रूम फ्रेशनर ले लिया, डिटॉल ले लिया, और एक चॉकलेट ले लिया, चॉकलेट खरीद लिया। श्याम दुकान में गया, जनरल स्टोर में, राम के जनरल स्टोर में, और ये 10 आइटम उसे ले लिया और उसको बोला कि देख भाई तू इसका बिलिंग कर दे। राम क्या किया, सबका टोटल जोड़ लिया तो बोला कि देख सबका जोड़ ऐड करते हैं, 1000 रुपया आता है। टोटल वैल्यू हमारा कितना है जी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू 1000 रुपया आता है। इस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू 1000 टोटल का है, 10 का कीमत, और 1000 इस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। श्याम कहता है भाई तू लगा, तो जीएसटी चार्ज लगा। टेंशन में आ गया भाई, बिस्कुट का लगाएं, बिस्कुट लगाएं कि मिक्सचर का लगाएं, सॉप का लगाएं, शैम्पू लगाएं, फेस वॉश, फेस क्रीम, स्प्रे, रूम फ्रेशनर, डिटॉल, चॉकलेट, किसका जीएसटी लगाएं 1000 रुपये। अब हमारे लॉ में करने का कि देख रहा हूँ, ये जितने तुम सब सप्लाई किए हो, 10 आइटम जो श्याम को तुम बेच रहा हो, ये सारे आइटम तुम इंडिपेंडेंट भी बेच सकते हो। ये मार्केट का प्रैक्टिस नहीं है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं है कि इसको साथ में ही बेचा जाता है, इसको अकेले भी बेचा जाता है। तुम बेच सकते थे अकेले, हाँ तुम्हारा कस्टमर्स का डिमांड था एक बंडल में सप्लाई करने का, सारे का एक साथ, तुमने दे दिया, ठीक किया, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन इस केसेस में हम जो जीएसटी का रेट रहेगा, जो हायर रेट ऑफ द टैक्स रहेगा वही अप्लीकेबल होगा। तो इस 10 आइटम में मान लेते हैं अगर 100 पर 28% टैक्सेस है, 28% सबसे ज़्यादा, तो वो 28% टैक्सेस अप्लीकेबल्स हो जाएगा। तो कहता है हमारा सेक्शन नंबर 8 में मिक्स्ड सप्लाई में कि ऐसा सप्लाई जो कंपोजिट सप्लाई ना हो वो क्या कहलाएगा जी, मिक्स्ड सप्लाई है कहलाएगा। जो कंपोजिट सप्लाई ना हो वो मिक्स्ड सप्लाई कहलाएगा। और मिक्स्ड सप्लाई केसेस में रेट ऑफ द टैक्स क्या होगा, हायर रेट ऑफ द टैक्स होगा। इसको हम जब समअप करते हैं, जहाँ 2 और मोर से देखो, जहाँ 2 और उससे ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, 2 या जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ 2 चीज़ हो सकता है, या तो वो कंपोजिट सप्लाई होगा, या तो वो कंपोजिट सप्लाई होगा, कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा,
या फिर अगर कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा जी, मिक्स्ड सप्लाई होगा। सबसे पहले जो भी सप्लाई होगा तो होगा दो या दो से अधिक, तो हम सबसे पहले उसको चेक करेंगे क्या ये कंपोजिट सप्लाई कहलाता है कि नहीं कहलाता है। कंपोजिट सप्लाई कहलाने के लिए क्या क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे दो या दो से ज़्यादा सप्लाई होगा एक साथ है तो चेक करेंगे कंपोजिट सप्लाई है या ना है। देखेंगे ये जो सप्लाई होता है क्या ये मार्केट का प्रैक्टिस, ये जो सप्लाई हो रहा है साथ में होता है, क्या एक सप्लाई दूसरे सप्लाई से इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है, क्या एक दूसरे के बिना सप्लाई नहीं हो सकता है, ये क्या मार्केट का प्रैक्टिस। हाँ, यदि ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा। और जब कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा तो इस पर टैक्स रेट क्या लगेगा, इस पर टैक्स रेट जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसी का रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। और जो जहाँ दो या दो से ज़्यादा सप्लाई होगा और यदि वो कंपोजिट सप्लाई कवर नहीं होगा तब वो क्या कहलाएगा, हमारा मिक्स सप्लाई होगा। और जहाँ मिक्स सप्लाई होगा वहाँ कौन सा टैक्स लगेगा, हायर रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हायर रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा, हायर रेट ऑफ द टैक्सेस। देखो तो आज हमने क्या दो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक कंपोजिट सप्लाई पढ़ा और एक हमने मिक्स सप्लाई पढ़ा। तो लगभग हमारा जो सप्लाई का चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें दो सप्लाई के चैप्टर में हम दो सेक्शन पढ़े, एक सेक्शन नंबर 7 जो सप्लाई को डिफाइन किया और एक सेक्शन नंबर 8 जो हमें कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में बताया। दो सेक्शंस। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या करें, अगले लेक्चर में इसका सारा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जितने भी इसका क्वेश्चन है पीछे सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। पूरे आधा घंटा में पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।